हेलो एवरीवन। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग सेगमेंट से पार्ट टू में हम लोग आज इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस ये कंपनी का एनालिसिस करेंगे। पार्ट वन में हम लोग ने ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज ये कंपनी का एनालिसिस किया था। एंड अगर आपको ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग ये सेगमेंट क्या है इसके बारे में आइडिया नहीं है तो एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज वाला जो वीडियो एनालिसिस किया वो देख लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग ने पीईबी ये सेगमेंट को भी कवर किया है। ओके। एंड इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। अराउंड 4000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, 4300 करोड़ का। एंड 34 के पी पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। सो देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का कैसे रहा है, एंड फ्यूचर आउटलुक कैसा है, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है फ्यूचर आउटलुक के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा, मैं ये कंपनी आपको कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये एनालिसिस है एंड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कंपनी क्या करती है, मॉडल बिजनेस मॉडल क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे तो 1983 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। स्टार्ट 1993 के अराउंड ये लोग ने अपना फर्स्ट ब्रांड लॉन्च किया था, ट्रैक डेक, जिसके अंडर मेटल रूफिंग्स एंड क्लैडिंग सिस्टम को ये लोग इंस्टॉल करते हैं। मेटल रूफिंग एंड क्लैडिंग जो होते हैं वो मतलब मेटल शीट्स जो होते हैं उसका एज अ रूफिंग रूफ टॉप्स में या फिर वॉल्स में उसका यूज किया जाता है। सो स्टार्टिंग में इसका इंस्टॉलेशन करने में कंपनी का मेजर फोकस था। लेटर इन 2000 पीबी के सेक्टर के अंडर कंपनी ने वेंचर किया, अपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यहाँ पे 2000 में कंपनी ने इनॉग्रेट की थी। एंड तभी से लेकर अभी तक अगर देखेंगे तो कंपनी के पास टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है। रिसेंटली लास्ट 2024 में ही कंपनी एनएससी एंड बीएससी पे लॉन्च हुई थी, आईपीओ के थ्रू यहाँ पे लिस्ट हुई थी। एंड 4300 करोड़ का कंपनी का अभी मार्केट कैप है एंड 34 के पी पे यहाँ पे कंपनी ट्रेड होती है। इंटरनेट को समझने से पहले हम लोग एक बार ये जो पीईबी जो बिल्डिंग्स है उसको समझ लेते हैं। सो ये जो बिल्डिंग्स होते हैं वो ऑन साइड पे बिल्ड नहीं होते। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है या डिजाइनिंग होता है वो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में पार्ट बाय पार्ट इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। एंड देन जैसे कि एक मतलब जो आपके बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, जो भी स्टील के स्केलेट जो भी पूरा आपका स्टील का बिल्डिंग रहेगा उसको पार्ट बाय पार्ट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। एंड देन साइड पे जाके इसका पार्ट बाय पार्ट इंस्टॉलेशन करके पूरी बिल्डिंग जो है वो आपकी बिल्ड की जाती है। सो कंपेयर टू आरसीसी अगर हम लोग देखेंगे, आरसीसी का कंस्ट्रक्शन जो रहता है वो पूरा आपके ऑन साइड होता है एंड वहाँ पे सीमेंट, स्टील एंड फिर आप लेबर पे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो। सो कंपेयर टू आरसीसी ये जो पीईबी जो बिल्डिंग्स है वो आपको लेस कॉस्टलियर रहते। एंड देन ये जो बिल्डिंग रहते वो थोड़ा फास्ट टाइमिंग में भी बिल्ड होते, क्योंकि इसका जो पूरा ये इंजीनियरिंग डिजाइनिंग रहता है वो एक फैक्ट्री के अंडर होता है। एंड देन वो आपको खाली जाके वहाँ पे बिल्ड करना है। एंड ये जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज या फिर वेयर हाउसेज या फिर डेटा सेंटर्स जो भी आपको बिल्ड करना है वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आपको इनके फ्यूचर जाके एक्सटेंशन करना है, सो ये जो स्टील के पार्ट्स ज्वाइन किए उसको डिसमेंटल करके आप थोड़ा बहुत एक्सटेंशन लगा के आप ये पूरी जो बिल्डिंग है वहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो, जो कि आपको आरसीसी में पॉसिबल नहीं है। आपको आरसीसी में ये कंस्ट्रक्शन को आपको पूरा तोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही आप वो पूरा जो है वो एक्सटेंड कर पाएंगे। सो ये यहाँ पे जो बिल्डिंग्स है वो फ्लेक्सिबल भी होती है एंड इसी कारण जो अभी कंपनीज है वो इसी कारण पीईबी को जो है वो प्रीफर कर रही है ओवर द आरसीसी कंस्ट्रक्शन। एंड इंडिया में अभी करंटली हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा एक शिफ्टिंग भी चल रहा है। गवर्नमेंट जो है वो कोर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे अपना फोकस भी है। ये कंपनीज को यहाँ पे गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स भी प्रोवाइड कर रही है। सो जिसके कारण न्यू न्यू कंपनीज जो है वो आके यहाँ पे अपने प्लांट्स जो है वो सेटअप करना चाह रहे हैं एंड ये पीईबी सेगमेंट जो है पूरा उसके अंदर एक डिमांड क्रिएट हुआ है। देन कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी टू वर्टिकल्स में यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करती है, जिसमें फर्स्ट आता है पीईबी सेल्स एंड सेकंड जो है वो पीईबी कॉन्ट्रैक्ट्स। पीईबी सेल्स के अंदर ये जो कंपनी पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गए या फिर डिफरेंट पार्ट्स हो गए, उसको सप्लाई करती है। पूरी बिल्डिंग जो है उसको डिजाइन करके वो यहाँ पे बिल्ड नहीं करती है। पीबी काउंटर्स के अंडर कंपनी क्या करती है, डिजाइनिंग से लेके यहाँ पे जो पूरा जो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना है, देन उसको ट्रांसपोर्ट करना है, देन साइट पे जाके इंस्टॉल करना है, ये पूरा जो वर्क है वो पीबी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर कंपनी यहाँ पे करती है। सो 84 to 85% ऑफ जो बिजनेस है कंपनी का वो पीबी कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आता है एंड पीबी सेल्स के अंडर यहाँ पे 14 to 15% का बिजनेस आता है। 1.5% का जो बिजनेस है वो अदर इनकम के थ्रू भी आता है, बट वो बहुत ही एक नेग्लिजिबल रेवेन्यू यहाँ पे है। देन
कंपनी जो है वो बेसिकली तीन यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट्स है वहाँ पे रिपोर्ट करती है। फर्स्ट इनका जो है मेटल सीलिंग्स एंड रूफिंग, ये जो हमने पहले डिस्कस किया, ये मेटल शीट्स रहते हैं जिसका यहाँ पे एज ए रूफ टॉप या फिर वॉल्स में इसका यूज़ किया जाता है। देन आते हैं पीबी स्टील स्ट्रक्चर्स। पीबी स्टील स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्राइमरी फ्रेमिंग सिस्टम है, सेकेंडरी फ्रेमिंग सिस्टम, मतलब जो आपका पूरा स्टील का स्केलेटन है वो प्राइमरी फ्रेमिंग सिस्टम्स के अंडर आ जाता है, जिसमें आपकी कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गए, देन डिफरेंट पार्ट्स हो गए, जो पूरी बिल्डिंग का 80% ऑफ द जो लोड रहता है वो ये प्राइमरी फ्रेमिंग सिस्टम्स कैरी करते हैं। सेकेंडरी फ्रेमिंग सिस्टम एज इसको अटैचमेंट्स यूज किया जाता है, मतलब आपको एक्सटेंशन करना है या फिर आपको यहाँ पे कुछ मशीन्स वहाँ पे एक्स्ट्रा लगानी है या फिर एज अ वॉल गिल्स आपको लगाने हैं, तो इसका यहाँ पे यूज सेकेंडरी फ्रेमिंग सिस्टम का यूज होता है। देन इंटरनल लाइफ भी है, ये जो है वो पार्ट्स कंपनी बनाती है एंड जो उसका इरेक्शन इंस्टॉलेशन रहता है वो थर्ड पार्टी बिल्डर्स या फिर थर्ड पार्टी इरेक्टर्स के थ्रू यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। देन लाइट गॉस स्टील फ्रेमिंग सिस्टम, कंपेयर ये जो होते हैं कंपेयर टू पीईबी जो रहते हैं, ये जो रहते हैं वो लाइट स्टील यूज करके, लाइट स्टील इसमें यूज होता है, मतलब कंस्ट्रक्शन पे या फिर जहाँ पे टेम्पररी आपको टेंट्स बिल्ड करने हैं, टेम्पररी स्कूल बिल्ड करने हैं, या फिर आपको रूम्स में पार्टीशन करना है, तो समझो अगर पीबी का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है उसमें आपको पार्टीशियंस क्रिएट करने हैं, तो वहाँ पे ये लाइट गॉस फ्रेमिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ये जो है टेम्पररी बेस पे ही रहते हैं। ओके, देन रेवेन्यू जो है कंपनी का फ्रॉम एंड टू एंड यूजर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से जो है वो कंपनी का 29% रेवेन्यू है, मतलब एयरपोर्ट्स हो गए, वेयर हाउसेस हो गए, ये जो सब जो क्लाइंट्स है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं कंस्ट्रक्शन में। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे आपके डेटा सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए या फिर कोई कंपनी है उनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अपनी यहाँ पे बिल्ड करनी है, सो वहाँ पे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन आते हैं जिसके थ्रू 80% ऑफ जो कंपनी का रेवेन्यू है वो यहाँ ये सेगमेंट के अंदर आ रहा है। एंड सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे 19% का ही रेवेन्यू आ रहा है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत स्मॉल पार्ट है, अराउंड 2% का ही यहाँ पे अभी तक रेवेन्यू ये सेगमेंट से कंपनी को आ रहा है। देन कंपनी की अगर हम लोग फैसिलिटीज देखेंगे तो टोटल अभी कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है एंड टोटल जो इसका कैपेसिटी है 2 लाख टन का कैपेसिटी है एंड उसमें से 1,67,500 टन का यूटिलाइजेबल कैपेसिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें मैनेजमेंट ने भी बताया था कि ये जो फैसिलिटी होते हैं आप उसको 100% कैपेसिटी पे रन नहीं कर सकते हो, यूजुअली 80 to 85% के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ही ये कंपनीज रन, ये जो फैक्ट्री जो रहते कैपेसिटी उसको रन होता है। ओके, देन जो है 6 मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस है कंपनी की, 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो गए, देन 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मतलब आगे अभी कंपनी यहाँ पे 2 और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बिल्ड कर रही है, जिसमें एक जो है Q2, दोनों का कैपेसिटी जो है वो Q2 ऑफ FY27 तक कंप्लीट होने का यहाँ पे कंपनी का एक्सपेक्टेशन है। एक जो है वो यहाँ पे खेड़ा गुजरात में ये जो पी कैपेसिटी न्यू आ रही है जिसके अंडर पीबी का जो ये बिल्डिंग्स है उसका कैपेसिटी रहेगा 40,000 टन का, ये कैपेसिटी कंपनी एडिशन कर रही है। एंड सेकेंड, आंध्र प्रदेश में एक और फैसिलिटी कंपनी यहाँ पे बिल्ड करी है, ये जो है वो पीबी से डिफरेंट है, यहाँ पे हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स का जो है कंपनी कैपेसिटी इंस्टॉल कर रही है। सो इसको हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हेवी स्टील स्ट्रक्चर क्या है, उसका भी 25,000 टन का कंपनी कैपेसिटी कंपनी इंस्टॉल कर रही है। ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का ऑल अक्रॉस पैन इंडिया यहाँ पे प्रेजेंस हम लोग को दिख रहा है एंड मैनेजमेंट ने भी यही बताया था कि ये लोग को जो है वो बिजनेस में कैपेसिटीज बिल्ड करके, मतलब आप ऐसा नहीं है कि आज जाके न्यू कैपेसिटी बिल्ड की 10 न्यू कैपेसिटी बिल्ड कर दिए तो वहाँ पे आपको बिजनेस एक्सपेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये लोग को पूरा, मतलब ये लोग के लिए ग्रोथ मतलब क्या है कि इनको कैपेसिटी जो आपकी स्टील की जो मेन कैपेसिटी है वो बिल्ड करनी है, देन यहाँ पे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम्स को भी आपको बिल्ड करना है, देन इंजीनियर्स को भी हायर करना है। सो एज एन होल यहाँ पे कंपनी वेल डाइवर्सिफाई है, हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट सिटीज में इनके मार्केटिंग एंड सेल ऑफिस है, देन डिजाइनिंग ऑफिस डिफरेंट सिटीज में है एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डिफरेंट सिटीज में भी है। देन आगे अगर देखेंगे तो ये की कुछ प्रोडक्ट्स है जो कंपनी ने अभी तक यहाँ पे बिल्ड किए हुए, एयरपोर्ट्स हो गए, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हो गए, डेटा सेंटर्स में भी यहाँ पे कंपनी ने वर्क किया है, देन सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है उसको भी कंपनी ने अभी तक यहाँ पे बिल्ड किया है। तो ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग देख सकते हैं कंपनी का, तो वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है उन लोग को डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बिल्डिंग बिल्ड करने का।
यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बिल्डिंग मतलब आप बिल्ड कर दोगे तो सभी इंडस्ट्रीज में जाके आपको सेम बिल्डिंग बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी इंडस्ट्री के हिसाब से वो मॉडिफिकेशंस करके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स क्या है वो समझ के यहाँ पे आपको बिल्डिंग को बिल्ड करना होता है। एंड इन केस ऑफ अगर हम लोग इंटरव्यूज देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये लोग ने बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे अपनी कैपेसिटीज जो है वो बिल्ड करी हुई है। देन कैपेसिटीज नहीं, सॉरी, बिल्डिंग्स को बिल्ड किया हुआ है। देन कुछ अगर मार्केट पोजीशंस देखेंगे कंपनी की, तो कंपनी के पास अभी लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी है पीईबी के अंडर। 2,01,000 मेट्रिक टन पैनल्स की इनके पास अभी कैपेसिटी है। फर्स्ट जो है वो कुवैत बेस्ड कंपनी है कुर्बी करके, एंड वो लिस्टेड नहीं है। सो सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी जो है वो इनके पास है। सेकंड रैंक अमॉन्ग इंटीग्रेटेड पीईबी प्लेयर्स भी आते हैं। फर्स्ट जैसे हम लोग ने बात किया कुर्बी है जो कुवैत बेस्ड कंपनी है। टोटल ओवरऑल पीवी मार्केट का जो 100 शेयर है उसमें से 6.5% का जो मार्केट शेयर है वो अभी इंटरआर्स के पास है। देन 756 प्रोजेक्ट्स अभी तक कंपनी ने कंप्लीट किए। एंड ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा है, 40+ ईयर से कंपनी यहाँ पे पीबी के सेगमेंट के अंडर प्रेजेंट है। डाइवर्सिफाई कस्टमर बेस है कंपनी का। कस्टमर बेस भी देखेंगे तो यहाँ पे कि बहुत मार्की क्लाइंट्स है, एशियन पेंट्स, आदित्य बिरला, टाटा प्रोजेक्ट्स, रिलायंस, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स है। एंड एक चीज़ यहाँ पे नोटिसेबल है कि कोई भी कंपनी जो होती है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो उसका क्लाइंट होता है। क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप आप मेंटेन कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसका मेन टेस्ट जो होता है वो आपके प्रोडक्ट के थ्रू होता है। सो अगर आप जाके आज कोई क्लाइंट को आपका प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो एंड वो क्लाइंट को आपकी सर्विस पसंद नहीं आ रही है तो वो क्लाइंट आपका बाद में आपके पास नहीं आने वाला है। बट इन केस ऑफ इंटरआर्स हम लोग देखेंगे ना तो इनका जो टोटल रेवेन्यू से में 80% जो रेवेन्यू है वो रिपीटेड ऑर्डर के थ्रू आ रहा है। मतलब इन्होंने कोई प्रीवियस क्लाइंट के साथ वर्क किया है एंड वही सेम क्लाइंट अभी आके आपको फिर से न्यू ऑर्डर दे रहा है। ऐसा क्यों, ये कौन से इसमें होगा? क्योंकि आप वहाँ पे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। जो आपने गाइडलाइंस दिए उसके अंदर आप जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी बिल्डिंग है आप बिल्ड करके दो। बेसिकली आप अच्छी क्वालिटी यहाँ पे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसीलिए आपके पास क्लाइंट फिर से आ रहा है। एंड इसी यही जो है वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। 82% अब जो रेवेन्यू है कंपनी का वो रिपीटेड ऑर्डर के थ्रू आ रहा है। एंड यहाँ पे मैनेजमेंट ने भी पास में बताया था कि कंपनी ने ऑलमोस्ट जो भी इंडिया की बिग कंपनीज है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में सभी कंपनीज के साथ वर्क किया है। पेंट सेक्टर में इन्होंने एशियन पेंट को, बर्जर पेंट को यहाँ पे बिल्ड उनके कैपेसिटीज को बिल्ड करके दिया है। ग्रासिम के तो इन्होंने 5 मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटीज है वो ग्रासिम को बिल्ड करके इन्होंने दिया। टाटा ग्रुप के भी मैनेजमेंट ने बताया था कि टाटा ग्रुप के 30 कंपनीज के साथ इन्होंने प्रीवियसली वर्क किया है। सो ये एक बहुत ही बड़ा कंपनी का रेपुटेशन मार्केट में बना हुआ है। रिलायंस के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। टाटा का जो न्यू सेमीकंडक्टर प्लांट आ रहा है उसमें भी कंपनी अभी पार्ट ऑफ द प्लान है वो। सो कंपनी का जो नाम है यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्केट में रेपुटेशन है एंड वो यहाँ पे नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। 80% रेवेन्यू जो है वो रिपीटेड ऑर्डर के थ्रू भी आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट अगर इंडस्ट्री ओवरव्यू देखेंगे, सो इंडस्ट्री के बारे में हम लोग अगर जानेंगे ना तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड क्रिएट हुआ है इंडस्ट्री में। मेजर रीजन क्या है ना इसका, जो करंट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो बहुत फोकस है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाना। ओके, पहले ऐसा नहीं था बट करंट गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा फोकस है। अब कोई भी सेक्टर को उठा लो, गवर्नमेंट को सोलर पैनल्स जो है वो इन हाउस प्रोडक्ट करने, गवर्नमेंट को सेमीकंडक्टर प्लांट्स जो है वो इन हाउस सेमीकंडक्टर तो इन हाउस बिल्ड करना है। गवर्नमेंट को जो है वो ऑटोमोबाइल में भी एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट करना है। फार्मा में भी यहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बनना है। सो गवर्नमेंट का यहाँ पे कोर फोकस है एंड गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट्स में यहाँ पे पीएलआई भी कंपनीज को प्रोवाइड कर रहा है कि आप आगे आओ, आगे आके अपने न्यू कैपेसिटीज बिल्ड करो, जो भी खर्चा होगा परफॉर्मेंस वाइज आपको लिंक इंसेंटिव यहाँ पे हम लोग देंगे। ऐसा प्रीवियसली नहीं होता था। गवर्नमेंट ने अभी वो जो फ्रीबीज जो देते थे, बांटते थे, वो बंद कर दिए एंड परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स यहाँ पे गवर्नमेंट भी कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट को देन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी एक बड़ा हब क्रिएट करना है, जिसके कारण ये जो पूरी कंपनीज है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से कंपनीज है, वो आगे आके उनको वो अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। एंड पीबी को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो कैपेसिटीज जो है वो थ्रू पीबी यहाँ पे फास्टर टाइम में बिल्ड भी हो रहा है। सो जिसके कारण ये पूरे पीबी के सेक्टर के अंदर यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हुआ दिखा है। मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटीज जो है वो बढ़ा रही है कंपनीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। सो यहाँ पे पीबी के अंदर अच्छा खासा हमें एक डिमांड तो यहाँ पे देखने मिल रहा है।
एंड लास्ट अगर 4-5 ईयर से हम लोग ने पहले भी बात किया था, ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो अराउंड 8-8.5% के CAGR से यहाँ पे ग्रो ही है। एंड जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है इसमें, जो लिस्टेड प्लेयर्स है, उन्होंने यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडस्ट्री को बीट किया है 11.4% के यहाँ से। जो टॉप कंपनीज है, 6 कंपनीज, उन्होंने ग्रो किया है। ईपैक ने ऑलमोस्ट आई थिंक 40% के CAGR से यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में ग्रो किया, तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर था। इंडस्ट्री का अगर हम लोग देखेंगे तो करंटली लास्ट FY19 में इंडस्ट्री जो थी वो 13,000 करोड़ की टोटल इंडस्ट्री साइज थी। अब भी जो है करंटली अराउंड 21,000 करोड़ का ये पूरी इंडस्ट्री का साइज है। एंड एक्सपेक्टेशन है FY29 तक ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो 33,000 करोड़ से 34,000 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो करेगी। जो यहाँ पे अराउंड ऑलमोस्ट 10-10.5% के CAGR से यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है पूरी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। देन ये जो पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे अनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर में शिफ्ट चल रहा है। करंटली जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है वो 50-55% का शेयर होल्ड करते हैं एंड ऑर्गेनाइज प्लेयर ओनली 40-45% का शेयर होल्ड करते हैं। FY2019 तक ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स यहाँ पे 45 से 50% तक का शेयर यहाँ पे गेन होल्ड करेंगे एंड 50% तक का जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास ही रहेगा। मेजर बेनिफिट ये जो थीम अभी चल रहा है ना, उसमें क्या होता है ना कि कंपनी जो रहती है उनको क्वालिटी इंपॉर्टेंट रहती है, उनको फास्ट एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए वो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास यहाँ पे जाते हैं। सो ये एक बेनिफिट है। देन देखेंगे तो इंडस्ट्री पूरी जो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो अभी जो है सेगमेंट जो है, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन जो है वो इंडिया में उसका 3-4% जो कंस्ट्रक्शन है वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग के थ्रू आ रहा है। सो यहाँ पे वो भी एक्सपेक्टेशन है कि FY28 तक ये शेयर भी 5-7-8% तक जाएगा, क्योंकि कैसा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत फोकस करे, जो हम लोगों ने पहले भी बात किया, PLI स्कीम्स प्रोवाइड करिए। एज एग्जाम्पल देखेंगे तो अभी डेटा सेंटर्स पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि इंडिया का डेटा कंजप्शन बहुत ज़्यादा है एंड उसका कैपेसिटी बहुत कम है। सो गवर्नमेंट आ गया कि यहाँ पे PLI स्कीम्स प्रोवाइड करे कि आप डेटा सेंटर्स को बिल्ड करो। देन सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो पैनल्स है, सोलर पैनल्स अभी इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोक्योर करती है चाइना से। सो गवर्नमेंट का वो भी फोकस है कि आप डोमेस्टिकली सोलर सेल जो उसको मैन्युफैक्चर करो, तो उसके लिए भी आप जो बिल्डिंग बिल्ड करे वहाँ पे भी गवर्नमेंट आपको PLI स्कीम प्रोवाइड कर रही है। एंड जो ये PEB की बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे फास्टर कंस्ट्रक्शन भी आपको मिलता है। सो कंपनीज आगे आके यहाँ पे PEB बिल्डिंग्स को बिल्ड करना चाहती है, तो जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छा खासा टेलविंड क्रिएट हुआ है एंड डिमांड भी है जो वहाँ पे कंपनीज के लिए क्रिएट हुई है। देन कुछ कंपैरिजन अगर देखेंगे RCC एंड प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग्स में, सो RCC में आपका मेन जो रॉ मटेरियल रहता है वो कंक्रीट एंड स्टील रहता है एंड प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में जो मेन रहता है वहाँ पे स्टील एंड मेटल एसेसरीज को यूज़ किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है वो प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का कॉस्टिंग भी आपको कम मिलता है। देन 40-50% लेसर टाइम में जो ये है वो RCC का जो आपका प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग जो रहते हैं वो आपके बिल्ड भी हो जाती है। एंड यहाँ पे आप जो है वो RCC में अगर देखेंगे तो आप लेबर पे डिपेंडेंट हो, वेदर पे डिपेंडेंट हो, क्योंकि वेदर कल जाके चेंज हो जाएगा तो आप आपकी बिल्डिंग जो है उसका जो बिल्ड प्रोसेस चल रहा है वो बंद हो जाएगा। लेबर ने कल आके शो अप नहीं किया तो आपकी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा। बट यहीं पे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हम लोग देखेंगे तो ये वेदर का इस इशू नहीं आता है, क्योंकि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन पार्ट बाय पार्ट होता है वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता है। लेबर इंटेंसिव ये वर्क नहीं होता है, जो पूरी मशीन्स जो रहती है वो यहाँ पे वर्क करती है। सो वहाँ पे लेबर से आपका डिपेंडेंसी हट जाता है। एंड देन ये जो है तो ये वो फ्लेक्सिबल भी होती है एंड फ्लेक्सिबल होती है इनके मतलब आप अगर आगे जाके आपको ये कैपेसिटी को एक्सपांड करना है तो आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में थोड़े पार्ट्स डिसमेंटल कर दिए एंड उसको आपने फिर से एक्सटेंशन लगा के एक्सटेंड कर दी। सो ये जो है वो आपको RCC प्रोवाइड नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे कंपनी आगे आके प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में अपना डिमांड भी क्रिएट कर रही है। देन कंपनी का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में, Q2 के क्वार्टर में कंपेयर टू FY25 के Q2 क्वार्टर में, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग को रेवेन्यू टर्म्स में 51% का ग्रोथ देखने मिला है। H1 और H1 ऑफ लास्ट वाई कंपेयर टू H1 ऑफ करंट ईयर देखेंगे तो 39% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ये क्वार्टर में जो 491 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है वो अभी तक का हाईएस्ट रेवेन्यू रहा है, ऑलमोस्ट 500 करोड़ के या नंबर ये जो आया है अराउंड आया है। EBITDA मार्जिन देखेंगे तो 8.5% के EBITDA मार्जिन है, यहाँ पर भी हमें एक्सपांशन देखने को मिल रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। H1 एंड H1 को कंपेयर करेंगे तो ये सेम ही है, 8.4-8.3% का ही यहाँ पे जो है वो EBITDA मार्जिन मेंटेन है।
पैट अगर देखेंगे तो पैट भी यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली अगर देखेंगे तो 56% का यहाँ पे हमें गेन देखने को मिला है। एंड H1 ऑफ FY25 कंपेयर करेंगे H1 FY26 से, तो यहाँ पे भी हमें 48% का ग्रोथ देखने को मिला है। एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो मेजरली अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि प्राइस इंक्रीज के थ्रू ही आया है। तो Q2 के अगर वॉल्यूम्स देखेंगे कंपेयर टू Q1, यहाँ पे भी हमें 25% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। एंड ये जो अभी इंस्टॉल कैपेसिटीज है उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था कंपनी का लास्ट क्वार्टर में, वो भी अराउंड 80 to 90% के अराउंड यहाँ पे रहे। देन अगर हम लोग देखेंगे तो ये कंपनी ने कुछ पार्टनरशिप्स किए हुए हैं। इंटराज ने जो है वो मोल्टेक टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप किया है। बेसिकली जो मोल्टेक जो है उनका मेजर प्रेजेंस एक्सपोर्ट कंट्रीज में है, तो वहाँ पे थ्रू इंटराज ने मोल्टेक के साथ मोल्टेक जो है वो सिविल कंस्ट्रक्शन में प्रेजेंट है। सो इंटराज जो है वो भी अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत सिमिलर ही बिजनेस है फैक्ट्रीज एंड बिल्ड करने का। सो थ्रू जो मोल्टेक कॉन्ट्रैक्ट आएंगे एक्सपोर्ट के बिजनेस में आउट ऑफ कंट्री, जो थोड़ा कमीशन रहेगा वो इंटराज जो है वो मोल्टेक के साथ शेयर करेगी। तो यहाँ पे एक ये जो है वो की पार्टनरशिप की है। सेकंड जो की पार्टनरशिप की है कंपनी ने वो जिंदल स्टील एंड पावर के साथ भी यहाँ पे की है। एंड जिंदल स्टील एंड पावर के साथ कंपनी जो है वो न्यू सेगमेंट को एक्सप्लोर कर रही है, हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। ये सेगमेंट को हम लोग अगर बात करेंगे ना तो पीबी जो है वो वहाँ पे स्टील का यूज होता है, बट कंपेयर टू पीबी ये जो स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं मतलब हेवी स्टील स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा हेवी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, हेवी भी होते हैं। यहाँ पे एक सिंगल जो पार्ट जो रहता है वो टन्स में यहाँ पे उसका वेट रहता है। इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ गए, ह्यूज डेटा सेंटर्स आ गए, ये सब जो है वो हेवी स्टील सेगमेंट के अंदर आता है। सो कंपनी ने यहाँ पे जिंदल स्टील जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, उनके पास स्टील मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे कंपनी ने जिंदल स्टील के साथ भी ये पार्टनरशिप किया है, तो वो सेगमेंट में ग्रो करने के लिए। सो ये रहा कंपनी का बिजनेस। अभी तक हम लोग ने कंपनी का बिजनेस मॉडल सब डिस्कस कर लिया, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था। अभी हम लोग देखेंगे कि कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, कंपनी ने जो रिसेंट कॉन कॉल हुआ है उसमें क्या गाइडेंस दिए। तो सबसे पहले इसमें रेवेन्यू में कंपनी ने बोला है मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में कंपनी ने 17.5% का यहाँ पे गाइडेंस दिया है। अराउंड 1712 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस दिया है। लास्ट ईयर कंपनी ने 1454 करोड़ का रेवेन्यू किया था, तो ये क्वार्टर में कंपनी का गाइडेंस है 1710 करोड़ का गाइडेंस है। जो कि अगर हम लोग H1 का परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो H1 में ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ हमें देखने मिला था। एक्सेप्शनल ये था मैनेजमेंट का कहना, बट उसके बाद भी कंपनी ने गाइडेंस सेम रखा है 17.5% का। एंड बोला है उन्होंने बहुत ही कंजर्वेटिवली कि 20% को हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, बट बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन किया है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो कंपनी ने बोला है जो करंट एबिटा मार्जिन है वो मतलब ये इंडस्ट्री में वो एबिटा मार्जिन पे ही यहाँ पे काम होता है। जैसे जैसे अगर आगे जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ पे टर्नओवर बढ़ेगा तो वहाँ पे एबिटा मार्जिन का भी एक्सपेंशन देखने मिलेगा। बट राइट नाउ ये ईयर में कंपनी एबिटा मार्जिन पे फोकस नहीं कर रही है। कंपनी जो है वो अभी बिजनेस स्केल अप पे फोकस है, सिस्टम को अपग्रेड करने में फोकस है। एंड शॉर्ट टर्म मार्जिन एक्सपेंशन पे यहाँ पे कंपनी का मेजर फोकस नहीं है। ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो एज ऑफ 31 अक्टूबर यहाँ पे कंपनी के पास 1630 करोड़ का ऑर्डर बुक था। लास्ट ईयर में ही कंपनी को 463 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर देखने को मिला है, जिसमें से 80 to 85% जो ऑर्डर है वो रिपीटेड ऑर्डर है। एंड इनका जो ऑर्डर बुक है वो नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स को मतलब सर्व करने के लिए यहाँ पे एक क्लियर विजिबिलिटी ऑर्डर बुक के थ्रू दिख रही है। कैपेक्स की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अभी कंपनी 2 मेजर फैसिलिटीज को बिल्ड कर रही है। एक गुजरात में बिल्ड कर रही है एंड सेकंड जो है वो आंध्र प्रदेश में बिल्ड कर रही है। गुजरात वाली जो फैसिलिटी है वहाँ पे कंपनी अराउंड 70 करोड़ का कैपेक्स कर रही है। 40,000 मेट्रिक टन पर एनम का यहाँ पे स्टील बिल्डिंग्स का जो है वो पीईबी का कैपेसिटी एक्सपांशन कर रही है, जिसका जो असेट टर्नओवर है वो 6.5% का असेट टर्नओवर है। मतलब ये जो 70 करोड़ का कंपनी कैपेक्स कर रही है उसके थ्रू अराउंड कंपनी ऑलमोस्ट 300-400 करोड़ का जो है वो फ्यूचर में जाके रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है। ये जो कैपेसिटी है वो Q2 ऑफ FY27 के बाद चालू होगा। अभी तो इसका खाली इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। देन सेकंड कैपेक्स जो है वो कंपनी 70 करोड़ का कैपेक्स कर रही है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे जो है वो न्यू सेक्टर में, जैसे हम लोग ने बात किया, जो हैवी स्टील स्ट्रक्चर में यहाँ पे कंपनी एक्सपांशन कर रही है। एंड हैवी स्टील स्ट्रक्चर में कंपनी का फोकस भी उन्होंने जिंदल स्टील पावर के साथ यहाँ पे अपना पार्टनरशिप भी किया है वहाँ पे कंपनी का एक्सपीरियंस गेन करने के लिए।
तो उसका भी 3.5% का टर्नओवर है। सो ये सेगमेंट के थ्रू भी कंपनी, ये जो कैपेसिटी के थ्रू कंपनी 250-300 करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्ट कर रही है। देन यहाँ पे एक और चीज है, ये जिंदल स्टील वाली पार्टनरशिप है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जो ये पीईबी के अंडर कंपनी तो वर्क करी थी, बट हेवी स्टील स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा गेम है। इससे इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हो गए आपके, या फिर ऑयल सेक्टर में यहाँ पे जो उनकी जो कैपेसिटीज रहते हैं, गैस सेक्टर में जो कैपेसिटी रहते हैं, या फिर रेलवे ब्रिज में जो कि हेवी स्ट्रक्चर यूज होता है, वो सारे जो सेगमेंट्स है वहाँ पे कंपनी अनलॉक कर रही है खुद को। एंड वहाँ पे जो ऑर्डर्स भी आते हैं वो बहुत ह्यूज ऑर्डर्स रहते हैं। सो एंड वहाँ पे मार्जिन भी कंपनी का एक्सपेक्टेशन के मार्जिन भी थोड़ा वहाँ पे बेटर रहते हैं पीबी, तो वहाँ पे भी कंपनी एक्सपांड कर रही है। यूजुअली ये जो प्रोजेक्ट्स का टाइमिंग रहता है वो भी सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट पीबी के जो टाइमिंग रहते हैं उतना ही रहता है। बट ये जो ऑर्डर्स जो होते हैं वो ऑर्डर्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट के होते हैं। ओके, देन H2 का आउटलुक देखेंगे कंपेयर टू H1। तो मैनेजमेंट ने बताया कि H1 जो मतलब यूजुअली ये इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि H1 H2 जो रहता है वो H1 से कंपैरिजन में अच्छा रहता है, बट ये टाइम थोड़ा उल्टा हुआ है। H1 जो रहा है वो H1 में ऑलमोस्ट H1 यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छा रहा है, एंड H2 में कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि यूजुअल नॉर्मल रहेगा। मतलब यूजुअली कैसा होता है कि 40% जो रेवेन्यू होता है वो H1 से आता है, H2 से यहाँ पे 60% रेवेन्यू आता है, बट ये टर्म में यहाँ पे H1 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। देन न्यू एंट्रेंट्स के बारे में जो एक हमेशा बिजनेस में रिस्क रहता है, कोई भी सेक्टर में रिस्क रहता है, तो मैनेजमेंट ने इस पे बताया था कि न्यू एंट्रेंट्स ये बिजनेस में आ तो सकते हैं, वो स्टार्टिंग में स्मॉल बिल्डिंग्स को बिल्ड तो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना मतलब वहां से स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट इनके लिए ये सेगमेंट में आके पेनिट्रेशन करना बहुत हार्ड है, क्योंकि ये कल जाके डायरेक्टली कोई फार्मा प्लांट के पास जाके बोल नहीं सकते, या फिर सेमीकंडक्टर प्लांट वालों के पास जाके बोल नहीं सकते कि हाँ हमें एक्सपीरियंस है। सो यहाँ पे इनको बहुत स्टार्टिंग से यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है, तो न्यू एंट्रेंस का कंपनी को बहुत ज़्यादा मतलब अभी तो इशू नहीं होने वाला है। एंड मैनेजमेंट का यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेमस कोड भी है कि मैनेजमेंट जो बोलते हैं कि वो लोग जो है वो ये पूरी पीईबी सेगमेंट के मर्सिडीज है। ओवरऑल देखेंगे इंटरआर्च को, तो कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, गुड बैकग्राउंड है, कंपनी के ऑलमोस्ट ऑटोमोबाइल के एवरी कंपनीज के साथ मैनेजमेंट ने बताया काम किया है, पेंट सेक्टर में इन्होंने अच्छा खासा वर्क किया है, सेमीकंडक्टर में भी अभी ये लोग वर्क कर रहे हैं, एंड यहाँ पे कैपेसिटीज को भी ये लोग हेवीली एक्सपांड कर रहे हैं। ये बिजनेस में एक चीज मैनेजमेंट ने और बताया था कि ओनली कैपेसिटीज एक्सपांड करने से यहाँ पे उनका बिजनेस ग्रो नहीं होता है, इनको कैपेसिटी के साथ पूरा सेल्स का टीम, मैन्युफैक्चरिंग का जो डिजाइनिंग वाला टीम है उनको भी एक्सपांड करना है। तो स्लोली स्लोली ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं फ्यूचर को, यहाँ पे जो डिमांड जो है फ्यूचर में जो डिमांड क्रिएट होने वाला है उसके लिए यहाँ पे कंपनी जो है वो कैपेक्स भी कर रही है, एंड यहाँ पे अपना एक्सपांशन भी कर रही है। तो एंड एक्सपोर्ट मार्केट पे अभी अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट मार्केट में अभी तो इतना कुछ खास वर्क नहीं है, आगे जाके बोला है 8 to 9 मंथ्स के बाद यहाँ पे एक क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिल सकता है। सो अभी तो कंपनी जो है वो डोमेस्टिक डिमांड पे ही, डोमेस्टिक डिमांड को कैटर करने पे ही मेजर फोकस कर रही है। मैंने ये स्टॉक पर्सनली बाय नहीं किया है, एंड मैं आपको बायर सेलर का रिकमेंडेशन भी नहीं करूँगा। यूजुअली मैं ट्रैक करूंगा कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, आने वाले 2-3 क्वार्टर कंपनी क्या परफॉर्मेंस कर रही है, मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रही है उसको गाइड अचीव कर रही है कि नहीं कर रही है, ओवरऑल इनके जो कॉम्पिटिटर है वो सब वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लूंगा। इसमें एक चीज़ है, प्रमोटर होल्डिंग अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे प्रमोटर्स जो है 59.44% का इक्विटी होल्ड करते हैं। एफआईएस में यहाँ पे हमें कांस्टेंट इंक्रीज देखने को मिला है 4.70% से 5.81% तक लास्ट मार्च से यहाँ पे इंक्रीज देखने मिला है। डीआईएस में भी एक स्मॉल यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिला है। सो ये एक चीज़ भी हो गई देखने जैसी। ओके, ओवरऑल देखेंगे तो ट्रैक करेंगे कंपनी को, आगे जैसे कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे ट्रैक करेंगे। इनके कॉम्पिटिटर्स भी जो है वो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पेनार इंडस्ट्री एंड एमएनबी इंजीनियरिंग को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू एवरीवन।